नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुनाफे की मंडी में। मैं हूं विश्व मोहन और हमारे साथ स्टूडियो में तृप्ति उपाध्याय भी हमारी सहयोगी मौजूद है और साथ ही हमारे 4 मेहमान भी आज कमोडिटी मार्केट में आज आपको गाइड करेंगे। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करवा देता हूं। हमारे साथ आशीष आचार्य हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं पतंजलि फूड्स के इंटरनेशनल ट्रेड के। आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके पास आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले सोने चांदी के, तो उन मेहमानों से भी आपका परिचय करवा देता हूं। दिव्या गगलानी है एक्सिस सिक्योरिटीज से, जाने माने कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता और बिटूपन मजूमदार है bmazumdar.com से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला है। चांदी से शुरुआत करेंगे क्योंकि चांदी की तूफानी रफ्तार जारी है और इस साल चांदी के दाम अब तक 140% तक बढ़ चुके हैं। कितनी तेजी और बची है? 1979 के बाद इतनी बड़ी तेजी सोने चांदी में आई है, ऐतिहासिक दौर चल रहा है। अनुज जी बताइए, चांदी की इस रैली के बाद अब क्या सलाह दे रहे हैं? क्या लग रहा है, कितनी तेजी और बची है, कितना रिस्क और बढ़ गया है अब यहाँ पर? विश्वमोहन जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, 145% के आसपास चांदी ने अभी तक रिटर्न दिए हैं और एक पॉजिटिव टेरिटरी में चलती हुई नजर आ रही है। बट जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा चिंता का ये भी बात है कि एक रिस्क एवर्जन जो है वो यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जितना प्राइस बढ़ेगा उतनी वॉलिटिलिटी यहाँ पर इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। हम देख रहे हैं कि मॉर्निंग से लेकर अभी तक अगर आप देखेंगे तो करीबन 5600 पॉइंट की तेजी यहाँ पर आ चुकी है। तो 5600 पॉइंट का मतलब है कि इतनी गिरावट भी यहाँ पर आ सकती है, मतलब उठापटक इतनी रहेगी इसमें। तो कहीं ना कहीं जो वॉलिटिलिटी है वो यहाँ पर इंक्रीज होती हुई दिख रही है। हालांकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका अभी भी पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि जल्दी ही आपको ये 72 से लेकर $75 के बीच आती हुई नजर आ सकती है। तो मोमेंटम जो बना है सिल्वर में कंटिन्यूअसली पॉजिटिव बनता हुआ दिख रहा है। रोज हम एक अपसाइड मोमेंटम देख रहे हैं। सप्लाई ग्लिचेस की वजह से, सप्लाई ग्लिच की वजह से भावों को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। एमसीएक्स में भी हम देख रहे हैं कि करीबन 2,14,000 के आसपास, 500 के आसपास भाव चलते हुए नजर आ रहे हैं। हमें लगता है यहाँ पर भी 2,17,000 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली पॉजिटिव ट्रेंड है। हमें लगता है कि कोई डिप अगर मिलता है 2,11,500 के आसपास तो खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉस 2,09,000 पे लगाएं, टारगेट 2,15,000 2,17,000 तक देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने काफ़ी अच्छे लेवल्स सुझाए हैं, साथ ही एक एसएल भी बताया है, उन लेवल्स का ध्यान ज़रूर रखिए। बिटूपन जी, आप इस रैली को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, फिलहाल कॉमिक्स पर देखिए 59 के आसपास कारोबार कर रही है, इसके पार कभी भी निकल सकती है। इस रैली को किस तरह से वॉच कर रहे हैं आप, क्योंकि इस तेज़ी के साथ एक कंसर्न भी चांदी में बन जाता है। सोने चांदी पर क्या राय होगी आपकी? देखिए, मैं पहला तो सिल्वर का बताऊंगा। सिल्वर आज खुल के ही सवेरे तेजी में ही है और ग्लोबल मार्केट में एक टेक्निकली एक 100% एक्सटेंशन का लेवल है $71 के आसपास। तो वो लेवल थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए। अगर शायद कोई प्रॉफिट टेकिंग आता है तो वहां पे थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। जैसे कि तो 2,17,000 2,18,000 का लेवल बनेगा एमसीएक्स में। और यहाँ पे इंट्राडे का बेस है अभी 2,07,000 का। 7,000 के जब तक ये लेवल होल्ड है तब तक कोई चिंता का विषय नहीं है, कोई चिंता वाला नहीं है। लेकिन ये भी मान के चलिए, जो भी देखिए, अभी भी लॉन्ग हर दिन नया पोजीशन लेना कैन बी ए डिफिकल्ट प्रोपोजिशन समटाइम। जो इस पूरे रैली को जिन्होंने कैप्चर किया है, 1,80,000 हो 70,000, जिसने इस रैली को मतलब उन्होंने रैली में पार्टिसिपेट किया है और होल्ड है, उनके लिए काफी कंफर्टिंग पोजीशंस है। उनका अगर होल्डिंग है तो 2,07,000 के नीचे ट्रेनिंग स्टॉप लॉस है। 2,17,000 2,18,000 का होगा एक टारगेट। शायद वहां पे प्रेशर ना मिला तो अच्छा है, वो भी ब्रेकआउट होकर क्लोजिंग देता है तो फिर और तेजी होगा। 2,50,000 60,000 का तो व्यू है ओवरऑल। तो वहां पे थोड़ा कॉन्सर्न होके रहिए। अगर शॉर्ट टर्म में बाइंग है, इंट्राडे में अगर बाइंग है तो 2,17,000 2,17,000 18,000 के आसपास प्रॉफिट ले लेना चाहिए। वेरिन अगर मैं गोल्ड का देखता हूँ, गोल्ड में टेक्निकली अभी ऑल टाइम हाई के आसपास आ गया है और गोल्ड में चाल अभी भी और तेजी का ही है। मुझे लग रहा है गोल्ड का भाव मे बी विद इन ए वेरी शॉर्ट टर्म अभी 1,35,000 36,000 के आसपास पहुंच गया, जो मैं टारगेट सोच रहा था। 1,38,000 टू 1,40,000 का टारगेट ले सकते हैं और कोई भी डीप आता है तो वी कैन लुक फॉर ए बाय। अगर पोजिशनल पर्सपेक्टिव से लेना है वीकली तो 1,33,200 का स्टॉप लॉस बनेगा होल्डिंग पर्सपेक्टिव से। अगर बड़े गोल मेन गोल में पोजीशन लेने के लिए मुश्किल होता है तो मिनी गोल दे कैन लुक एट। वेरिन थोड़ा ऑप्शंस में लिक्विडिटी कम है, लेकिन गोल्ड में भी मेरा भाव लग रहा है कि अभी 38,000 टू 40,000 के लिए पास पॉसिबिलिटीज है। डॉलर डिक्लाइन हो रहा है,
हाँ, यहाँ पे लोकली थोड़ा-सा डॉलर रूपी का थोड़ा आरबीआई इंटरवेंशन के कारण थोड़ा स्टेबिलिटी आया। वरीन ग्लोबल मार्केट में तेज़ी है, इन्वेस्टमेंट डिमांड कंटिन्यू है, ईटीएफ्स का डिमांड आ रहा है, सेंट्रल बैंक का बाइंग हो रहा है, लेकिन फिजिकल डिमांड नहीं हो सकता है शायद, लेकिन यहाँ पे फिलहाल के लिए तेज़ी रहेगा। 38,000 40,000 तक पॉसिबल है वेरी शॉर्ट टर्म। ओके, यानी आपको यहाँ से तेजी लग रही है। लेकिन हमारे साथ मेटल फोकस के प्रिंसिपल कंसल्टेंट चिराग सेठ भी जी हैं। चिराग जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपको इस तरह की तेजी में आप लोगों का नजरिया क्या है? क्या अब जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट से बातचीत होती होगी उनका नजरिया क्या है? कितनी और तेजी बची हुई है और नए साल को लेकर आप लोगों का आउटलुक क्या है? देखिए विश्वमोहन, एक चीज है कि पेस थोड़ा बहुत स्पेशली सिल्वर को लेके सरप्राइजिंग है, ठीक है। यानी आप हमसे लगातार बात करते आ रहे हैं, हम 2-1 साल से कहते आ रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में मार्केट में तेजी है, और हम अभी भी हमारा व्यू ये है कि दोनों में तेजी बरकरार रहेगी। गोल्ड में हमारा मानना है कि 4,700 से $4,900 2026 के लिए हम एक्चुअली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि सिल्वर में देखिए हमारा टारगेट नेक्स्ट ईयर के लिए अराउंड $70 था। अब वो तो कुछ ही डॉलर दूर है मार्केट, तो अभी वापस असेस करना पड़ेगा कि क्या होगा। हालांकि एक चीज है कि दोनों ही फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रांग है और यहाँ से मार्केट और ऊपर जा सकता है। यहाँ से ऊपर आपको लग रहा है? आपके टारगेट तो अचीव 2025 में ही हो गए हैं, 2026 में। तो सोने चांदी का नया टारगेट आप क्या देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट के लिए? आज से दे दीजिए कॉमेक्स को लेकर। देखिए सॉरी विश्वमोहन, देखिए एक चीज है कि अभी फिलहाल इसको असेस करना होगा, क्योंकि यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखेंगे कि काफी सारे जो रीजन की वजह से जो मार्केट ऊपर गया है पिछले 3-4 महीने में, अब वो सारे प्राइसिंग हो चुके हैं। दूसरी बात है कि काफी सारे फिजिकल मार्केट में अब हमें स्लो डाउन देखने को मिला। अगर आप इंडिया में भी देखें, ठीक है, जिस हिसाब से अक्टूबर नवंबर में इंडिया में सोने और चांदी को लेके जो बाइंग दिखाई दिया था, वो दिसंबर के महीने में उस हिसाब से बाइंग नहीं दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट मार्केट अभी भी स्लो है, इंपोर्ट्स भी स्पेशली गोल्ड के नीचे आते हुए दिखाई दिए। तो अब ये फिलहाल मैं कहूँगा रीअसेस करना होगा अगले 15-20 दिन। हालांकि वॉलेटिलिटी मार्केट में बहुत रह सकती है, क्योंकि थिन ट्रेडिंग है, यूएस मार्केट्स बंद हो जाएंगे, यूरोपियन मार्केट्स बंद हो जाएंगे। तो इन 15-20 दिन में जो मार्केट में मूवमेंट आता है, शायद उसमें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये थिन ट्रेडिंग में ये सारी मूवमेंट्स आती हुई दिखाई देगी। ओके, तो आपको लग रहा है कि ये हफ्ता काफी छुट्टियों वाला हफ्ता है और यूएस में भी एक ट्रंकेटेड वीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम कम रहेंगे तो उतार चढ़ाव ज्यादा दिख सकते हैं, तो इसे एक डिसाइसिव फैक्टर ना माने, इंडिकेटर नहीं। आपको लग रहा है कि कुछ करेक्शन की? एक छोटा जवाब चिराग जी जाते जाते आप दे दीजिए कि कितनी करेक्शन की संभावना यहाँ से बन रही है करंट लेवल से सोने चांदी में? देखिए फिलहाल मार्केट एक ऐसे मोड पे जहां पे अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज आती है तो एक मैं कहूंगा कि 4 से 5% का करेक्शन आ सकता है, क्योंकि एक हद तक बहुत ही फ्रॉथ ऑलरेडी बिल्डअप हो चुका है मार्केट में। तो अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज आता है या अगर मार्केट में पोजिशनल रीबैलेंसिंग होता है, तो मैं कहूंगा शायद 4 से 5% का एक करेक्शन आ सकता है। फिलहाल उसकी संभावनाएं बहुत ही लिमिटेड है। ठीक है चिराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम इन मुद्दों पर चर्चा के लिए। शुक्रिया सर। देवयार जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सोने चांदी रिकॉर्ड स्तर पर कारोबार कर रहे हैं, ईयर एंड के करीब हम पहुंच गए। देखिए चांदी में अच्छी रैली $69 के आसपास, ऊपर ही इनफैक्ट 200 रुपये कारोबार कर रही है। सोने में भी अच्छी तेजी यहाँ पर नजर आ रही है। इस रैली को आप किस तरह से वॉच कर रहे हैं और 2026 के लिए आपका क्या आउटलुक है? कौन से बड़े लेवल्स यहाँ पर दिख सकते हैं या फिर थोड़ा सा कंसर्न अभी भी बना हुआ है सोने चांदी को लेकर? गुड मॉर्निंग। ओवरऑल अगर मैं फंडामेंटल फैक्टर्स की बात करूं तो चांदी के पॉजिटिव ये एक तरफ से स्ट्रॉन्ग ईटीएफ इनफ्लो उसमें अंदर आ रहा है, दूसरी तरफ से जो रोबस्ट इंडस्ट्रियल डिमांड है वो काफी कांस्टेंट है। प्राइजेस जो उनकी जो कंजम्पशन है वेदर ईवी सोलर सब में बढ़ते जा रहे हैं, तो ट्रेंड तो मुझे पॉजिटिव ही लग रहा है। 2026 की बात करूं तो मेरा लेवल कॉमेक्स के अंदर $80 का है, उसके आसपास आ सकता है। और एमसीएक्स की मैं बात करूं तो 2,40,000 2,50,000 का ये लेवल है, ये आ सकता है एक साल के अंदर। अगर मैं इंट्राडे के लिए बात करूं तो प्राइसेस में काफी वॉलेटाइल मूवमेंट हमें देखने मिलेगा, तो
पर्टिकुलर लेवल्स जो है वो देख के ट्रेड करे, स्टॉप लॉस जो एकदम स्ट्रिक्ट रखे। 2,15,000 का एक रेजिस्टेंस जोन है इंट्राडे में, अगर प्राइस उसके ऊपर सस्टेन होते हैं तो बाय वहां पे कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 2,14,000 फिर 15,500 का रखे और टारगेट है ऊपर में 2,15,600 का मेंटेन करके चले। सोने की मैं बात करूं तो जिस हिसाब से लास्ट वीक इन्फ्लेशन डेटा जो कूल डाउन हुआ था, तो जो रेट कट का एक्सपेक्टेशन इन 2026 वो बढ़ गया है। ऑलमोस्ट टू रेट कट का अभी प्रोबेबिलिटी जो है दिखा रहा है इन 2026। साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो बढ़ रही है बिटवीन वेनेजुएला एंड यूएसए। तो ये सारे फैक्टर्स जो है सोने के लिए पॉजिटिव है। इंट्राडे की मैं अगर बात करूं तो इंट्राडे में करेक्शन अगर आता है प्राइसेस में 1,35,200 तक, तो वहां पे हम बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 1,34,900 का रखे और टारगेट जो है ऊपर में 1,35,700 का मेंटेन करके चले। और ये कॉल्स तो आपके लिए आ गए। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आशीष जी के पास जाएंगे और उनसे समझेंगे जो ग्लोबल आउटलुक है खाने के तेल के मार्केट को लेकर ये क्या है, हायर प्राइसेस की वजह से इंडिया अर्जेंटीना सोया ऑयल डील क्यों कैंसिल हो रही है और क्या इसका फायदा कोई और इकोनॉमी को तो नहीं मिलेगा। ये तमाम चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी और अब बात कर लेते हैं खाने के तेल की। हमारे साथ आशीष आचार्य जी मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल ट्रेड पतंजलि फूड से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, गुड मॉर्निंग आपको। सर शुरुआत हम करते हैं सोया के मार्केट से। कहा जा रहा है कि ऊंचे भाव की वजह से अर्जेंटीना से जो कुछ डील्स वगैरह कुछ ऑर्डर कैंसिल हुए हैं, क्या कुछ रिपोर्ट आ रही है? क्या इस वजह से तो कैंसिल नहीं हो रही कि यूएस से हमें इंपोर्ट करना है? जी धन्यवाद विश्वमोहन जी। जी हाँ, ये सत्य है कि तकरीबन 1 लाख मेट्रिक टन ऑयल, बीन ऑयल, वो या तो रोल ओवर हुए हैं या कैंसिलेशन में चले गए हैं। उसका रीजन एक बहुत सिंपल है कि तकरीबन 5 से 6% की बिलो रिप्लेसमेंट का ट्रेड हो रहा था इंडिया में, और दूसरी तरफ करेंसी भी डिप्रिसिएशन 3% हो गई है। उससे कारण दोहरी मार जो पड़ रही थी इंपोर्टर्स को, तो इंपोर्टर ने बेटर है कि डिसाइड करा कि या कुछ सेल आउट कर दे, वॉश आउट कर दे कॉन्ट्रैक्ट को, या रोल कर दे। मंगाने के लिए देखिए, मंगाने से बजाय है कि उसको रोल करके और लोकल ही परचेज करना है। इसी कारण जी हाँ, ये कैंसिल हुई है। लेकिन मुझको लगता नहीं अभी कि अभी जब तक फाइनलाइज नहीं होगा यूएस से ट्रेड डील, जब तक कुछ हमको अभी क्लियरिटी मिल पाएगी यूएस से बीन ऑयल इंपोर्ट के लिए। तेल के दाम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि ये किस तरह के ट्रेंड दिख रहे हैं और आने वाले समय में क्या बढ़ने वाला है? पाम के दाम ज्यादा बढ़ेंगे, सनफ्लावर ऑलरेडी यहाँ पे स्थिति टाइट है, या सोया में भी कुछ बड़ी तेजी की उम्मीद कर लगाएं, या वहां पर मार्केट सबड्यूड ही रहने वाला है? जी विश्वमोहन जी, एक चीज बताना चाहूंगा। पिछले 15 दिन में 3% मार्केट के रेट गिरे हैं, सभी दूर गिरे हैं। पाम, सोया और शिकागो फ्यूचर, बीएमडी फ्यूचर, मलेशिया का फ्यूचर, और एक महीने में ये तकरीबन सभी 6% तकरीबन गिरे हैं। तो गिरने के बाद में अभी स्टेबलाइज जोन में जा रहा है। एक रिस्क लगी हुई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क है। बाजार की डायरेक्शन डिसाइड करेगी यूएस की आरवीओ एनर्जी पॉलिसी। जो यूएस को शटडाउन हुआ था, वो उसके कारण थोड़ा लेट चल रहा है डिसीजन उनका, और लगता है कि तकरीबन मिड जनवरी या मिड फरवरी के बीच में पॉलिसी आ जाएगी। उसी पॉलिसी से ही मार्केट में डायरेक्शन तय होगी। सनफ्लावर ऑयल की बात करें तो सनफ्लावर ऑयल कल भी एक यूक्रेन में ओडेसा पोर्ट पे रशिया ने हमला किया है। वो की एक पोर्ट है सनफ्लावर ऑयल एक्सपोर्ट्स के लिए यूक्रेन में, वहां पे काफी डैमेज हुआ है। सनफ्लावर के प्राइसेस बहुत ज्यादा लगता नहीं है कि घटने को आएंगे। तकरीबन अभी चल रहे हैं 1320। $10-20 गिर जाए, सनफ्लावर स्टेबलाइज हो जाना चाहिए, क्योंकि सनफ्लावर का एकमात्र ऐसा ऑयल है जो नेगेटिव उनकी ग्रोथ रहेगी। 2000 अभी सीजन शुरू हो गया, 2026 में भी आने वाले महीनों के लिए सनफ्लावर ऑयल के सपोर्टिव रहेगा। वो $150 से $250 तक की टीएम बना रहेगा। पाम की बात करें तो पाम में क्लियरली एक फंडामेंटल सपोर्ट नहीं है। नवंबर की रिपोर्ट आई थी एमपीओबी की स्टॉक रिपोर्ट, वो 2.84 आई है। दिसंबर में भी अभी एक्सपोर्ट्स कम आ रहे हैं, जो अर्ली इंडिकेशन मिला है उससे लगता है कि वो मलेशिया का एंड स्टॉक तकरीबन 3 मिलियन मेट्रिक टन, जो एक 8 महीने का हाई नंबर होगा, 3 मिलियन मेट्रिक टन तकरीबन आने की संभावना है। तो पाम में अवेलेबिलिटी बनी हुई है। पाम की बात करें तो पाम Q2 में जो इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने बोला है कि B50 को एक ट्रायल कर रहे हैं और B50 को लॉन्च करेंगे, उससे पाम को 2026 में Q1 Q2 में एक अच्छा सपोर्ट की उम्मीद है। तो ऐसा लगता है कि जितना उनका भरा हुआ है, उनके स्टॉक की एक्सेस स्टॉक है, वो अगर वो B45 भी लॉन्च कर देते हैं तो तकरीबन 1.5 मिलियन मेट्रिक टन का एडिशनल पोर्ट से फ्यूल पे जाएगा।
उससे उनका स्टॉक घटने की पूरी संभावना है। तो पाम का फिलहाल अभी लगता है कि आने वाले कुछ 3 से 6 महीने रुकना पड़ेगा। सन की हमने बात करी, सोया की बात करें तो सोया में नई क्रॉप अर्जेंटीना, ब्राजील के में आने वाली है अगले 2 महीने में, और वो एक बम्पर क्रॉप का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वेदर की कोई इश्यू फिलहाल नहीं है वहाँ पर। इसके कारण लगता है कि सोया की अवेलेबिलिटी बहुत बनी रहेगी, कंटिन्यूस बनी रहेगी। अब तो और सन की ऐसा मैंने बात करी, सन एक पीएम पे ही ऑल है और पीएम पे ही चलेगा ये। आने वाले दिनों में जी लगता है जी। कि अब स्टेबलाइज हो गया है मार्केट, हम्म। और अब आरबीओ की पॉलिसी, यूएस की पॉलिसी अगर फेवरेबल आती है तो कीमतों में हम उछाल की तरफ देख सकते हैं यहाँ पर। यूएस की तब तक ये आरबीओ मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। ओके, तो यूएस की आरबीओ पॉलिसी पर काफ़ी ज़्यादा नज़र रहेगी। और सोयाबीन देखिए तो महीने भर में 6% से ज़्यादा दाम गिरे हैं, लेकिन ईयर टू डेट अभी भी 5.5% से ज़्यादा की तेज़ी सोयाबीन दिखा रहा है। पाम देखिए महीने भर में 2.25%, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि सप्लाई भी पर्याप्त है, लेकिन सोया में ज़्यादा गिरावट की संभावना अब यहाँ से नहीं दिख रही है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि किस तरह के मार्केट के फंडामेंटल्स है, आगे प्राइसेस के ट्रेंड आपको क्या दिख रहे हैं। चलिए, लेकिन जाने से पहले, ब्रेक में जाने से पहले एक अपडेट आपको दे देता हूं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर पीएम मोदी की बातचीत हुई है न्यूजीलैंड के साथ, और भारत को एक्सपोर्ट होने वाले 95% प्रोडक्ट पर टैरिफ कम है। इन्फैंट फार्मूला मिल्क प्रोटीन की उपलब्धता पर सहमति बन गई है। तो ये न्यूजीलैंड के साथ कुछ ट्रेड डील को लेकर कुछ अपडेट्स हैं जो आपको स्क्रीन पर हम फिलहाल दिखा रहे हैं। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो बात करेंगे बेस मेटल्स की। हमारे तीनों एक्सपर्ट्स बने हुए, उनसे बेस मेटल्स पर राय लेंगे कि उनको क्या पसंद आ रहा है, एनर्जी मार्केट पर उनकी क्या राय है। जल्द लौटते ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब बात कर लेते हैं मेटल्स की। मेटल्स में भी आज चौतरफा तेजी है, और यहाँ पे आज एमसीएक्स के सारे ही काउंटर हरे निशान में दिख रहे हैं। अनुज जी, क्या पसंद है मेटल्स में? देखिए, अगर आप देखेंगे मेटल्स के अंदर ऑलरेडी कॉपर अब नए हाई के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है, 1124 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर कॉपर और जिंक दोनों ही पॉजिटिव टेरिटरी में रह सकते हैं, तो कॉपर में और जिंक दोनों में ही खरीदारी की सलाह रहेगी। कॉपर में करीबन 1120 के आसपास खरीदारी करें, 1130 का स्टॉप 1113 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 1130 तक देखने को मिल सकता है। वहीं जिंक के अंदर भी करीबन 301 में खरीदारी करें, 298 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 305 तक देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल मेटल में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है, ट्रेंड पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया है, और ईयर एंडिंग खरीदारी यहां पर देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि बेस मेटल में कॉपर और जिंक दोनों को ही बाय करके चल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कॉपर और जिंक पर आपने बाय की रणनीति दी है। लेवल्स लगातार हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, उन लेवल्स का ध्यान रखिए और खरीदारी करके चलिए कॉपर और जिंक में। देवया जी, आपको आज बेस मेटल्स में क्या पसंद आ रहा है? काफ़ी अच्छी तेज़ी के साथ देखिए कॉपर यहाँ पर आधे % के ऊपर है, जिंक में भी आधे % से ज़्यादा की तेज़ी है। एल्यूमिनियम और लेड में भी, एल्यूमिनियम भी अच्छी तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है। थोड़ा सा प्रेशर हम आज लेड में देख रहे हैं। आपको क्या पसंद आ रहा है बेस मेटल्स में? कहाँ रणनीति बनाई जाए? बेस पर क्या हमें टॉप पिक्स कॉपर और एल्यूमिनियम में रहेगी। कॉपर की बात करें तो एक तरफ से सप्लाई साइड जो कंसर्न्स बने हुए हैं वो प्राइसेस को लगातार लोअर लेवल पे सपोर्ट दे रहे हैं एक तरफ, और साथ ही साथ रेट कट की जो एक्सपेक्टेशन है इन 2026 तो वो भी एक पॉजिटिव साइन है प्राइसेस के लिए। और जैसे आपने चाइना के डेटा खराब आए थे तो उसका ऐसे एक्सपेक्टेशन बढ़ गया स्टिमुलस के लिए, तो ये सारे फैक्टर्स कॉपर के लिए पॉजिटिव रहेगा। इंट्राडे में करेक्शन आता है 1118 के अराउंड, तो वहां पे बाई करके चले। स्टॉप लॉस हम 1115 का रहे और टारगेट जो ऊपर में 1123 का मेंटेन करें। एल्यूमिनियम में भी काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला है 280 के ऊपर। अगर उसमें करेक्शन अगर आता है अराउंड 283 तो वहां पे बाई करें। स्टॉप लॉस हम 281.50 का रखे और टारगेट ऊपर में 285 का मेंटेन करें। आपने भी यहाँ पर बाय की कॉल दी है, कॉपर यहाँ पर अच्छा दिख रहा है आपको। बिट्टूपन जी, आपसे जानना चाहूंगे आपकी क्या कॉल रहेगी आज बेस मेटल्स में? कि अभी जिस तरह से बेस मेटल्स का रैली है और 4-5 दिन का जो मोमेंटम है थोड़ा सा इंडिसिव है। हालांकि ट्रेंड पॉजिटिव है कॉपर का। 1084 का बड़ा बेस है, वो बेस तक स्टॉप लॉस अगर मान के चलते तो डिक्लाइन में बाय करना इज अ मोर बेटर आइडिया, समथिंग अराउंड 1100 नॉट द मार्केट प्राइस। वहीं मुझे जिंक में एक फेकआउट दिखा, ऊपर में ब्रेकआउट जो था, तो यहाँ पे जिंक मुझे लग रहा है भाव 298 का बेस तक आ सकता है एक बार, 292 299 के आसपास। तो अभी भाव 303 है यहाँ से, बट पुल बैक आता है 306 to 307, जो वो एक इंट्राडे जो बाय पॉजिटिव बायस है 306 और 7 तक चला गया, तो वहां से मैं शॉर्टिंग के लिए सोचूंगा। आई एम लुकिंग फॉर टारगेट ऑफ 3012 इवन 298। तो फिलहाल के लिए मैं जिंक में अभी इमीडिएटली बाय नहीं करके ऊपर लेवल पे व्हेन द मार्केट गोज अप आई विल प्रेफर टू सेल।
ओके, ये छोटा जवाब एक विडुपन जी, क्रूड पर दे दीजिए, क्रूड में कैसे ट्रेड करें आज? क्रूड में विस्मोहन जी मुझे लग रहा है थोड़ा तेजी रहेगा, थोड़ा सा रिकवरी है, 5220 तक एक बार बाजार जा सकता है, 20-30 तक। अभी 51, 50, 60 के आसपास है, थोड़ा डिप्स मिल जाता है तो बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस 5050 के नीचे 5030 इस तरह का स्टॉप लॉस लाके बाय कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। थोड़ा सा रिकवरी, शॉर्ट कवरिंग हो सकता है क्रूड। ओके, अनु जी, एग्री मार्केट में आपकी टॉपिक क्या है आज? देखिए, एग्री मार्केट में हमने काफी अच्छा मोमेंटम देखा है, तो यहाँ पे ग्वार सीट में खरीदारी की सलाह रहेगी। जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में करीबन 5550 में खरीदारी करें, 5500 का स्टॉप लॉस लगाएं, 5650 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। सिमिलरली जीरा के अंदर भी अच्छी खासी खरीदारी हम देख रहे हैं। जीरा में करीबन जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में 21200 में खरीदारी करें, 20900 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 21600 तक देखने को मिल सकते हैं। और साथ साथ टर्मरिक में भी हम अच्छी खासी बढ़त आते हुए देख रहे हैं, तो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में करीबन 16000 के आसपास खरीदारी करें, स्टॉप लॉस 15750 का लगाएं, टारगेट ऊपर में 16500 तक देखने को मिल सकते हैं। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि उन्हें करना क्या है कमोडिटी मार्केट में। लेकिन सेबी चेयरपर्सन की तरफ से जो बयान आए हैं कमोडिटी मार्केट को लेकर, वो आपको फटाफट से बता देते हैं। उन्होंने कहा है कि सुधारों का पहला चरण सेबी की तरफ से पूरा कर लिया गया, दूसरे चरण पर काम जारी है, जहां पे कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट को पूरी तरह से टर्न अराउंड की तैयारी चल रही है। और फ्यूचर में कमोडिटी बाजार के जो रेगुलेशंस है और डेवलपमेंट है, दोनों के लिए काफी ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। सेबी ने एग्री कमोडिटी डेरिवेटिव्स के लिए एक वर्किंग कमेटी भी बना दी है, जो मार्जिन, पोजीशन लिमिट और डिलीवरी सेटलमेंट की समीक्षा कर रहे हैं। और यह बदलाव स्टेक होल्डर्स से विचार विमर्श के बाद लिया जाएगा। और नॉन एग्री कमोडिटी डेरिवेटिव के लिए अलग वर्किंग ग्रुप जल्द बनाया जाएगा। यानी वायदा बाजार के एक बड़े ही टर्न अराउंड की तैयारी है, क्योंकि जिस तरह की दिक्कतें खास करके एग्री वायदा में हुई है, जो भरोसा खत्म हुआ है, उसे दूर करने के लिए सेबी पूरी तैयारी से जुटा है। और जल्द बड़े बदलाव आपको एग्री वायदा और पूरे ही कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में दिख सकता है। चलिए, इसी नोट पर मुनाफे की मंडी को यहीं समेटेंगे। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे एफएनओ जंक्शन। जल्द लौटते हैं, नमस्कार।